केजरीवाल जी की सरकार में हम थे, पार्षद बना था मैं, काम उनके अच्छे थे, वो लॉबी अच्छी नहीं है। ये मेरी जो मोटिवेशन जो मुझे मिली मेरे दादाजी है चौधरी इंद्र सिंह प्रधान जी। तो मेरे पिताजी, मेरे राजेश कुमार पप्पी जो मेरे फादर हैं, उनका सपना था कि मैं अपने पिताजी की चीजों को आगे लेके चलूं। बड़ा सरवाइव करना पड़ता था कि सर मिलेंगे, उनसे बात होगी। हम आधे आधे घंटे, एक एक घंटे मंत्री की कोठियों के बाहर बैठा करते थे। और इस पार्टी में आने का, क्योंकि पब्लिक को चाहिए काम। टेंडर ले ली, जब मैं चुनाव जीता मेरे पे किडनैपिंग लगवा दी थी। कुछ लोग हैं दलाल ही टाइप है। अब आदमी क्या करते हैं, फेक आईडी बनाते हैं। यार तुम्हें राजनीति करनी है तो मर्द गिराई तरह करो ना राजनीति में। मैंने कितनी रेहड़ियां लगवाई है। अब आदमी है, उसकी आंखें नहीं है, उस पे 5 या 6 बेटी है, और वो मेरे वार्ड का भी नहीं है। सच्चाई है। अभी मैंने हाल फिलहाल में ही, ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, पिछले महीने की है, 14 लोगों की आंख, 14 लोगों की मैंने आंखें बनवाई है। तो यूज करते कैसे नहीं। अभी हमारे पास कोई आदमी भी आया था, ये बात है 2-2.5 साल पुरानी, कि ये जगह हमें दे दीजिए, इसका हम इतना रेंट देंगे। मेरे पिताजी ने कहा था कि भाई यहाँ मेरा बेटा छठ का प्रोग्राम करता है। मैंने व्हील चेयर, जितने विकलांग लोग थे उनके लिए व्हील चेयर का भी मैंने किया था। किसी को बैसाखी दी, किसी को व्हील चेयर दिया, किसी का जैसे पैर बनना होता है तो वो भी बनवा के। अगर मैंने अभी पहले भी बताई थी ये चीजें, अगर हम एक होके विधायक के पास जाएं, वो कौन सी समस्या है जिसको आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं? आप सबने सुनी होगी। तो जब मैं पार्षद बना था तो मेरी मीटिंग एक्शन सावर डीसी इन सबसे हुई थी। जब मैं पार्षद बना था तो मैंने उनसे एक बड़ी अच्छी बात कही थी, सर हमारे यहाँ पे एक ओजोन नाम का एक डर बना रखा है, लोगों में एक डर है कि जी आप मकान बनाओगे तो आपको मकान तोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में हमारे युवा नेता निखिल चपराना जी का स्वागत करना चाहूँगा। ये हमारे चैनल पे पहली बार अपनी बातों को रखने आए हैं और हमारी भी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। हमने इनको इसलिए आमंत्रित किया है यहाँ पर कि हमारे समाज में जो कठिनाइयाँ हुआ करती थी, उन कठिनाइयों को निखिल जी अपने समझदारी से किस तरीके से टैकल करते हैं और समाज एक स्वच्छ तरीके से और आसानी से चल सके, सब लोग अपना काम कर पाए, उसके लिए निरंतर कार्यरत है निखिल चपराना जी। इन्होंने बहुत सारे काम अपने वार्ड के लिए किया है। कोशिश करेंगे इनसे और जानने की, कोशिश करेंगे कि क्या चैलेंजेस आते हैं वो जानने की, और ये भी कोशिश करेंगे कि निखिल चपराना जी पर्सनली हमारे आसपास के लोगों को, हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि इनके काम में और बैलेंस आए, ये अपने कामों को और अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से कर पाए और जनता को भी उनका उद्देश्य पूरा हो। वो भी अपने काम को लेकर निखिल चपराना जी से अपनी बातों को रख पाए। इन सभी सवालों के जवाब लेंगे हम इनसे, और इनसे इनके सजेशन भी लेंगे कि हमारी सोसाइटी में क्या बदलाव होने चाहिए और किस तरीके से हम एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि हम सब एक साथ हैं, हमें एक साथ बैठ के एक साथ सभी मुद्दाओं पे चर्चा करना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले निखिल चपराना जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं रवि प्रसाद जी, जो प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो हम दोनों और निखिल जी के सहयोग से हम इस वार्तालाप को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपने इनपुट, अपने क्वेश्चंस, और आप लोगों को जो लगता है कि हम और कुछ पूछ सकते हैं तो वो अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और मैं नंदन करता हूँ आपका, स्वागत करता हूँ, साथ ही रवि जी। तो निखिल जी, सबसे पहले और स्वागत के साथ मैं बहुत ही बेसिक सवाल पूछूंगा। जो सवाल क्या, ये एज ए छोटे भाई के रूप में भी चर्चा ही है, तो आपने अपनी राजनीति क्यों सोचा कि राजनीति में मुझे जाना चाहिए और समाज के लिए मुझे काम करना चाहिए? क्या आपको मोटिवेट करता है कि लोगों के लिए आप काम आए? देखिए, मेरी जो मोटिवेशन जो मुझे मिली, मेरे दादाजी है चौधरी इंद्र सिंह प्रधान जी, जो 2 गांव के प्रधान रहे थे, मोड़बंद गांव और हरिनगर गांव। उनसे पहले जो मेरी दादी परदादी थी वो भी प्रधान रही थी। उनके बाद उनके बेटे इंद्र सिंह प्रधान बने थे। तो मेरे पिताजी, मेरे राजेश कुमार पप्पी जो मेरे फादर हैं, उनका सपना था कि मैं अपने पिताजी की चीजों को आगे लेके चलूं। तो किसी कारण
वो चुनाव लड़े भी, मेरी मदर भी चुनाव लड़ी, वो सेकंड रहे, मतलब वो कभी चुनाव नहीं जीत पाए। तो मुझे ये था कि मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करूं और समाज में आके काम करूं, जैसे मेरे दादा, मेरी परदादी काम करा करती थी। कि आज भी मैं अगर किसी बड़े बूढ़ों में जाता हूँ, बुजुर्गों में जाता हूँ, तो वहाँ एक ही नाम मिलता है सुनने को कि जी आपके दादा इंदर सिंह प्रधान जैसा आदमी हमने ना देखा, ना कभी आज तक देख पाएंगे। तो ये चीजें मुझे सीखने को, सुनने को मिलती है बड़े बुजुर्ग से, क्योंकि वो उनके पास, उनके साथ बैठा करते थे। गाँव में प्यार होता था, सब बैठते थे। अब सब अपने अपने काम में बिजी रहते, तो लोग बात नहीं बैठ पाते। बेसिक सा ही सवाल है। लेट्स सपोज, मान लीजिए कि अगर आप राजनेता नहीं होते, जैसे आप जनता के लिए काम नहीं करते, जैसे आपने देखा हुआ आप डेली बेसिस पे लोगों से मिलते हैं, तो उनका जो जीवन है बहुत बिजी है, वो अपने ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं। लेकिन आपने ये चूज़ किया है कि आपकी फैमिली बहुत बड़ी हो, आप इतने बड़े परिवार को देख रहे हैं, पूरे हरिनगर वार्ड को देख रहे हैं, 183 जो हमारा वार्ड है, वहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा परिवार बनाया है, और तो इतना बड़ा परिवार बनाया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी बड़ी है। अगर आपके पास ये शख्सियत नहीं होती, आप एक लेमैन ही होते अगर, तो फिर क्या बदलाव होते निखिल चपराना के जीवन में, जो अभी एज ए राजनेता आप महसूस करते हैं? क्या खुशी होती है अभी आप लोगों के लिए जो काम करते हैं उसको लेकर? या फिर अगर एक आप आम आदमी होते, तो फिर क्या चीज़ आपको कचोटती जो आप नहीं कर पाते आज? देखिए सर, अगर मैं आम आदमी होता, तो जो मेरा घर का, मेरे परिवार का काम चलता आ रहा है, हमारे स्कूल हैं, हमारे प्रॉपर्टी का काम है, रेंटल काम है, तो उस चीज को मैं भी, जैसे मेरे और भाई हैं, मेरे चाचा ताऊ जी, मेरा छोटा भाई, अपने सब अपने अपने काम में, बिजनेस में लगे पड़े, तो शायद मैं भी उनका एक हिस्सा होता, उनके साथ एक एज अ पार्टनर होता, उनका काम कर रहा होता। तो राजनीति में आया हूँ बिकॉज ऑफ माई फादर। मेरे पिताजी को चीज चाहिए थी, एक बार इस समाज में आना था कि अपने पिताजी का नाम उन्हें करना था कि हाँ, जो काम मेरे पिताजी ने किया वही काम आज मेरा बेटा कर रहा है। तो उन्हीं की वजह से आज मैं राजनीति में। और आपको ये काम करके, समाज के लिए काम करके आपको ये खुशी भी मिलती है, इसीलिए आप कार्यरत हैं 24/7। ठीक है, इसके बाद मैं रवि जी से चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा सर, आपने राजनीति तो चुनी, उसमें सबसे बड़ी कौन कौन सी चुनौती आई है आपके लिए? जैसे कि स्टार्टिंग से अब तक के। सर देखिए, चुनौती तो हर चीज में आती है। जब आदमी घर बनाता है तो सोचता है कि यार चीजें कहाँ से लाऊं। तो मैं एक चीज कहता हूँ कि अगर आप एक विश्वास अपने मन में रख के चलें और अच्छे आपके कर्म हो, तो वो मंजिल आपको जरूर मिलती है, चाहे उसमें समय लगे। तो मेरा राजनीतिक जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे आज भी याद है, जब मैं आम आदमी पार्टी से, एक छोटा सा पद था मेरे पास, तो मैं किसी मिनिस्टर या किसी के पास जाता था तो बड़ा सरवाइव करना पड़ता था कि सर मिलेंगे, उनसे बात होगी। तो मैं और मेरा जो भतीजा है विशाल, हम आधे आधे घंटे, एक एक घंटे मंत्री की कोठियों के बाहर बैठा करते थे कि यार एक बार मिल जाए, बस नमस्ते हो जाए। सर नमस्ते, मैं निखिल चपराना बदरपुर से। सर नमस्ते, मैं निखिल चपराना। तो हमें वो रिकॉल कराने में, बड़े लोगों को कराने में हमें 6 महीने लगे। तो जब एक बार वो हमें भीड़ में मिले, उन्होंने कहा अरे निखिल ठीक हो आप, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कि चलो यार, नाम तो याद हो गया। तो यही है, उसी चीज को हम लेके आगे बढ़ते रहे और अपना 100% हमने दिया। तो उन्हें भी लगा कि हाँ भाई, लड़का अच्छा है, मेहनती है, अपना 100% हमें देता है। तो चीजें मुझे आगे मिली। सर ये सपना तो जब हमने अपने होश संभाला ना, तो हमें अपने पिताजी देखा करते थे कि वो राजनीति में थे, उन्हें मुकाम नहीं मिला, तो वो चीजें हमें आगे स्टार्टिंग से ही अपने पिताजी को और अपने मैं दादा को देखता रहा हूँ। दादा तो हमने नहीं देखे क्योंकि दादाजी एक्सपायर हो गए थे, हाँ जी, काफी समय पहले। तो निखिल जी, जैसा आपने बोला कि जो अभी आज का सिस्टम है, जिसमें आप समाज के लिए कार्य करते हुए आपने बड़ी बड़ी नेताओं के कोठियों के आगे आपने अपना टाइम दिया है, तो इस कंपैरिजन में जो आम आदमी है, आपने बोला कि आपको 6-7 महीने लग गए उन नेताओं से मिलने में और उनको अपना परिचय तक देने में, क्योंकि जब आपको इतना समय लग गया इस सिस्टम में कि 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं, अगर किसी बड़े नेता को अपनी बात रखने में, आप जैसे व्यक्ति को भी अगर लगता है, एक आम आदमी जो घर पे बैठा है, जो 8 घंटे की जॉब करता है, वो अपनी समस्याओं को तो मुझे नहीं लगता है वहाँ तक रख पाएगा। फिर भी मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि इस चैलेंज को फेस करने के बाद भी
आपने उस पार्टी को छोड़ दिया, आपने बीजेपी ज्वाइन की, तो उसके पीछे कोई खास कारण या फिर कुछ इंटरनल ऐसा हुआ जिसकी वजह से, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में ही आपने चुनाव जीता है यहाँ पे, फिर बाद में आपने बीजेपी का हार, तो इसके पीछे कोई खास वजह थी? सर इसका एक बड़ा रीजन मैं ये बताना चाहूंगा आपको। मैं शुरुआत करता हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि जो ये मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगा ना, हमारे यहाँ के लोगों को नहीं पता, और जो विपक्ष होता है ना वो गुमराह करता है हम जैसे आम आदमियों को कि देखिए वो काम नहीं करा। पार्षद को जो अथॉरिटी होती है ना, वो अथॉरिटी होती है जो वार्ड ऑथराइज्ड होता है। हमारा हरिनगर वार्ड, हमारी बदरपुर विधानसभा में, मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ, हरिनगर वार्ड 99.9% मेरा वार्ड अनऑथराइज्ड है। तो अनऑथराइज्ड में पार्षद कभी फंड नहीं ला सकता। तो अब हम बात करते हैं ऑथराइज्ड की, तो ऑथराइज्ड आता है सिर्फ एक गांव, हरिनगर गांव। बाकी जो मेरी कॉलोनियां हैं वो सारी अनऑथराइज्ड में काउंट होती हैं। तो मुझे अपने पार्क, जो पीछे मेरे पार्क है छठघाट के पास, के ब्लॉक के पास, मुझे वहां फंड लाना था। वहां बाउंड्री वॉल, तार फेंसिंग कुछ भी नहीं है। वो पार्क एक उजाड़ बन गया था, क्योंकि तार फेंसिंग कोई काट ले गया, कोई कुछ हो गई चीजें, तो वो पब्लिक में एक इश्यू बन गया था, भाई साहब यहाँ एक पार्क था और वो पार्क बिल्कुल खत्म हो गया, आप इसकी तार बाउंड्री करवाइए पक्की। तो मैं उस बजट के लिए आम आदमी में जब मैं पार्षद बना था, तो मैं अपनी मेयर मैडम जो हमारी थी उनके पास भी गया, ऊपर भी गया कि जी मुझे ये बजट दीजिए। तो वो कंट्रोवर्सी में फंसा रहते थे कि जी वो पार्टी नहीं करने दे रही, ये नहीं करने दे रही, वो नहीं करने दे रही। तो मैंने उनसे जाके ये कहा कि भाई साहब आप तो मेरे से कह रहे हो कि हमें काम नहीं करने दे रहे, बट हमें तो अपना काम करके देना है ना। तो जब सरकार बीजेपी की बन गई थी, सीएम उस टाइम पे घोषित नहीं हुआ था कि सीएम कौन बनेगा, सीएम मैडम, तो मैंने ये निर्णय लिया था कि अगर अब होने के बाद भी मैं अगर फंड नहीं लाया तो मैं आने वाले 5 साल बाद लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने आपके लिए क्या करा। तो जब मैं पार्टी में गया था बीजेपी में, तो मैं पहले तय करके गया था कि जी मुझे अपने पार्क के लिए, समाज, गांव देहात के लिए मुझे फंड चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा वादा है, आप पार्टी ज्वाइन कीजिए और हम आपको फंड आपके पार्क के लिए देंगे। तो मैं अभी हाल फिलहाल में ही अगस्त या सितंबर के आसपास 96 लाख समथिंग, 90 लाख के आसपास का मैं बजट भी लेके आया हूँ पार्क का, और वो सारा श्रेय हमारी सीएम मैडम जी को जाता है। सीएम मैडम से वो नीचे आती है चीजें, चिट्ठी जो आती है वो आती है सांसद जी के पास, सांसद जी से वो चीजें आती हैं पार्षद एमसीडी को, क्योंकि सारा बजट मिलता है दिल्ली सरकार से टू एमसीडी। तो यही एक रीजन था मेरा पार्टी छोड़ने का और इस पार्टी में आने का, क्योंकि पब्लिक को चाहिए काम। आप एक दिन बहाना मार सकते हो, 2 दिन, 2 साल, 3 साल, हाँ, अगर आप काम करके नहीं दोगे तो पब्लिक को आप नहीं चाहिए, फिर पब्लिक को काम करने वाली जनता, नेता चाहिए। जैसे कि सर आपने अभी बताया कि सारी कॉलोनियाँ हमारी अनऑथराइज है, तो क्या प्रॉब्लम आई है इनको ऑथराइज करने में? क्योंकि यहाँ पे सभी परेशान हैं कि सारी कॉलोनियाँ हमारी अनऑथराइज। ऑथराइज के लिए हर बार कोई ना कोई मुहिम चलती है, जो भी इलेक्शन में जीतते हैं वो कहते हैं कि हाँ ऑथराइज होने के प्रोसेस है, बट सही नहीं हो पाए। सर ये तो आपके सीएम मैडम या ऊपर से ही चीजें पास होंगी, बट देखो मैं एक बात बताऊंगा आपको। हमारे यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो छोटे छोटे, ज्यादा नहीं है। जैसे भाई हमारे यहाँ पे पुलिया हैं, छोटी गली हैं, उन गलियों को बनाना। तो मैं एक चीज कहता हूँ, अगर पब्लिक इकट्ठा होकर किसी सांसद या एमएलए के पास जाए तो काम होते हैं। मैं अपने व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा है कि निखिल जी ने अपनी पार्टी सिर्फ इस बात पे चेंज कर दी कि मेरे लोगों के लिए जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं व्यूवर्स को भी ये बोलना चाहूँगा कि जब भी ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो आप उनको अप्रिशिएट किए। एक आम आदमी जब भी हम अपना बचपन शुरू करते हैं, सब एक साथ ही शुरू करते हैं, सबके दांत टूटते हैं, सब पैदा होते हैं, सबका मुंडन होता है। चाहे वो एक गरीब से गरीब परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ या फिर अमीर से अमीर परिवार में भी एक बच्चा पैदा हुआ, तो प्रोसेस, जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो सेम है, फिजिकल ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो सेम। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास जब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एज ए पार्षद के तौर पर, तब और जब आप अपने पर्सनल कामों में थे, या फिर जब आप ऐसा सोच रहे थे कि मेरे पास ये पर्सनैलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो मैं इन सभी कामों को इस तरीके से बखूबी निभाऊंगा, उस समय में, और या तो हमें एक रेफरेंस ले कि एक आम आदमी जैसा सोचता है अपने घर पे बैठकर, उस सोच में और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के साथ जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उस सोच में क्या विशेष फ़र्क है
क्योंकि आम आदमी हमेशा अपनी प्रॉब्लम को लेकर डरा रहता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो क्या पता कोई दूसरी समस्या ना खड़ी हो जाए, तो फिर मेरा जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो मेरी इनकम का सोर्स है, वो सारी इम्पैक्ट होंगी। तो इन सभी समस्याओं को आप कैसे देखते हैं? और जब आप आए, मतलब जब आप इस पोजीशन पे आए, जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई, तब आपने इन सभी चीज़ों में क्या बदलाव किए? और आप कैसे चाहते हैं कि लोग भी बिना डरे अपनी बातों को रखें, और आप कैसे देखना चाहते हैं इस सभी समस्या को? देखिए, सच्चाई है, चीज़ हम जब बाहर से देखते हैं ना तो बड़ा अच्छा सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो पे आके आप काम करते हो, तो जब आपको चीज़ें और वो परेशानी महसूस होती है कि यार ये काम ऐसे नहीं, इस तरीके से होगा और वो काम ऐसे होगा, चाहे वो किसी भी, चाहे वो राजनीति हो या आप ऑफिस वर्क में काम कर रहे हो, या मतलब कोई भी फील्ड में आप चले जाओ, अगर हम अब कहते हैं ना घर बैठोगे आप या दो जनों में साथ बैठोगे तो आप बातें करोगे, यार मैं वो चीज़ें ऐसे कर दूंगा, मैं वो काम ऐसे कर दूंगा। बट जब आप ऑन रियलिटी आते हो और ग्राउंड जीरो पे आके देखते हो, जब आपको चीज़ें पता चलती है कि नहीं वो काम ऐसे नहीं था, वो काम ऐसे होगा। तो निखिल जी, एक और बात मैं ऐसे नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको, जो आपका टेन्योर है 5 साल का होता है, जैसे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रतिनिधि चुने जाते हैं जिनका समय 5 साल का होता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने ऐसी कौन सी समस्या ऑब्जर्व करी है अपनी सोसाइटी में, बीइंग अ पार्षद, या फिर आने वाले समय में अगर आप विधायक बनते हैं या फिर आप सांसद बनते हैं, तो एक ऐसी बहुत बड़ी समस्या जो हमारे सोसाइटी में है, उसको आप देखना ही नहीं चाहते। मतलब उस समस्या से आपको खुद को पर्सनली इरिटेशन होती है कि ये तो मैं नहीं होने दूंगा। अगर आपको वो पावर मिलती है, वो शक्तियाँ लोग आपको देते हैं, वो कौन सी समस्या है जिसको आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं? देखिए सर, एक हमारे यहाँ समस्या है ओजोन, आप सबने सुनी होगी। तो जब मैं पार्षद बना था तो मेरी मीटिंग एक्शन सावर डीसी इन सबसे हुई थी जब मैं पार्षद बना था। तो मैंने उनसे एक बड़ी अच्छी बात कही थी, सर हमारे यहाँ पे ना एक ओजोन नाम का एक डर बना रखा है, लोगों में एक डर है कि जी आप मकान बनाओगे तो आपका मकान तोड़ दिया जाएगा, आपका मकान ये कर दिया जाएगा। तो मैंने उनसे एक ही चीज कहा था कि सर हमारे यहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर मकान है वो 50 गज, 70 गज, 100 गज, 30 गज। तो अगर ईंट टूटती है तो गरीब कहेगा गरीब मार हुई, और किसी रईस की ईंट हिलती है तो वो कहेगा मेरी इज्जत गई। तो मेरा यही कहना है कि सर चीजें जैसे आप चला रहे हो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, पर वो एक दायरे में रह के करोगे ना, तो उसमें लोगों की दुआएं भी लगेंगी सर, बद दुआएं की जगह दुआएं भी लगेंगी, और लोग बाग अपना मकान दुकान घर बना सकते हैं। जब मैं पार्षद बना हूं और आज तक मुझे 3 साल हो चुके हैं, ये ऑन रिकॉर्ड 3 सारी चीजें, इनकी एफआईआर भी कटती है, सब चीजें होती हैं। जब डेमोलिशन होता है सब चीजों का रिकॉर्ड होता है। लाजपत नगर सेंट्रल जोन आप जाके पता कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मेरे वार्ड में अब तक 6 से 8 डेमोलिशन हुए हैं। अगर हम पुराने टाइम में ये चीजें लेके जाएं तो गली गली में दुनिया भर में नोटिस लगा करते थे, लोगों को डराया जाता था कि अगर आप पैसे नहीं दोगे, आप ये नहीं करोगे तो आपके साथ ये व्यवहार होगा। तो आज मैं 100% मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि आज आप किसी भी जाके आदमी से पूछ सकते हो कि अगर आप निखिल चपराना के पास गए हो और आप मकान दुकान बना रहे हो तो निखिल चपराना ने आपको रिटर्न में क्या दिया है, और आपके साथ एमसीडी ने या निगम पार्षद ने क्या व्यवहार किया। देखो मैं एक चीज कहता हूँ, अगर आप दुआ कर्म अच्छे करोगे, अच्छे रखोगे, तो वो आपको नहीं, आपके बच्चों को जरूर मिलेंगे। तो मैं जब अपने घर में एंटर करता हूँ तो मैं एक चीज ही सोच के देखता हूँ और निकलता हूँ कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो भुगतान आप नहीं भरोगे, आपके छोटे बच्चे भरेंगे। तो यही मेरा एक सबसे रहता है। मैं अपने ऑफिस स्टाफ से भी कहता हूँ और सबसे कहता हूँ, मतलब कोई भी मिलता है मेरे से, कि आप अपना काम कर्म अच्छा करो, सामने वाला आपको वो पे करे ना करे, बट भगवान को जरूर पता है कि हाँ फलाने आदमी ने मेरे साथ अच्छा किया है तो इसके साथ आज नहीं 10 साल बाद अच्छा कर। तो यही चीज एक डर थी लोगों में, ओजोन, वो मैंने आज खत्म करी है। वो मैं देखो, एक चीजें होती है हाई कोर्ट नोटिस, एक होती है आपस में कंप्लेंट बाजी। वो जो ये होते हैं ना, ये मैं एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, ये ना कुछ आदमी आज की डेट में लोगों को
ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ। हाँ, कि मैं ये वीडियो डालूंगा। अच्छा, हम अगर सरकार फेसबुक पे कर देना कि एक कमेंट के 10 पैसे लगेंगे, और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, और एक लाइक के 5 पैसे लगेंगे, दुनिया छोड़ देगी कमेंटबाजी कर रहे हैं। हाँ, फ्री में है तो दुनिया टाइप करके डाल देती है, और आजकल तो जो बेचारे को टाइप भी नहीं आती तो वॉइस में करके कमेंट मार देता है। तो जो ये छुट, मैं बोलना नहीं चाहता, ये जो होते हैं छुट भैया, वो ये हरकतें करते हैं कि वो सच्चाई नहीं बताएंगे कि इस घर में डेमोलिशन या इस घर में क्या लड़ाई है, क्या कारण है, क्यों ये चीजें हो रही हैं। वो सीधा ब्लेम डाल देते पार्षद पे। अरे भाई, तुम वहां डीपली जाओ तो सही। आपस भाई भाई की लड़ाई, आपस पड़ोसियों की लड़ाई, कोर्ट का लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, तो उस वजह से कोर्ट एमसीडी को रेफर कर देता है कि इस पे आप एक्शन लीजिए। तो उनकी मजबूरी बन जाती है एक्शन लेना। बट हमारे यहाँ के जो हैं, हमारे दोस्त हैं, मैं उनको अपना प्यारा भाई मित्र बोलता हूँ, मैं उनको जो ये हरकतें करते हैं वो गुमराह करते हैं हमारे लोगों को। ऐसी हमने कोई बात भी सुनी आपके बारे में गुमराह करने से कि पार्षद बनते ही आपने डिफेंडर ले ली? वो तो देखो सर, मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। डिफेंडर जैसी बहुत कार मेरे घर में खड़ी है, और ये गाड़ियां ऐसे नहीं है 2017 में, उसमें 22 में मैं पार्षद बना और मैंने लाइन लगा दी। मैं तो कहता हूँ जिसको भी कोई डाउट है मेरे घर आओ, विजिट करो, आप देखो, आप उसे बरतो कि ये 2022 के बाद आई है या निखिल चपराना के जन्म से पहले ये गाड़ी घोड़ा इसके घर में खड़े हैं। मैं वही कहना चाहूँगा कि आम आदमी जो है उसको यही लगता है कि डिफेंडर आया है तो पार्षद जी ने अभी पार्षद बने हैं तो 2 करोड़ की डिफेंडर पे हुई, 3 करोड़ की गाड़ियाँ ले ली, ये बंगला बनवा लिया। और आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। तो मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। और मैं व्यूअर्स, हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अब चेक करो, आप जवाब मांगो और जवाब दो। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये बोलना चाहूँगा कि हमेशा हमें स्टैंड बाय पे रहना है, क्योंकि पार्षद जी आज हमें जवाब दे ही रहे हैं तो हमें जवाब मांगना चाहिए और हमें ग्राउंड जीरो की भी बात सोचनी है। बहुत सारी बातें बनती हैं आपके बारे में, लोग गलत भी कह रहे हैं, सही भी कहते हैं। तो ऐसा कौन सी गलत बात है जो आपको सुन के लगा कि ये तो नहीं होनी चाहिए थी? देखो सर, सबसे बड़ी चीज ना, कभी परिवार के लिए कभी किसी को हक ही नहीं है परिवार के लिए बोलने का। चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस हो, कुछ भी काम हो, परिवार के लिए तो कभी नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो परिवार के लिए बोलते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं, मैं उनको डायरेक्ट तो नहीं बोलता, बट जो उनके आसपास के लोग होते हैं मैं उनसे बोलता हूँ यार इसको ये तो समझा, इसको इतना दिमाग दे। मैं भाई, परिवार के लिए तो कभी बात ही नहीं करनी चाहिए। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे पास एलिगेशन लोगों क्या, ये 1-2 ही है। जब मैं चुनाव जीता मेरे पे किडनैपिंग लगवा दी थी, ये किसी को नहीं पता, मैं वो बताता हूँ। मेरे पे किडनैपिंग लग गई थी विदिन 2 मंथ्स में। वो पूरा एक प्लान था उनका कि भाई कैसे इसके नेम फेम को, कैसे इसे डाउन करें, कैसे इसकी पब्लिक में, मतलब एक होती है ना इमेज, वो खराब करें। हाँ, तो उन्होंने कर दिया था। मतलब भतीजा है मेरा जो विशाल मेरे साथ रहता है, उसे बुलाया था कि जी गाय की तबीयत खराब है, मतलब गाय मर गई है। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं, गाय जो मरी हुई होती है वो एमसीडी के पास होती है, जो जिंदी होती है चाहे उनकी हालत कैसी भी हो वो एनजीओ के पास जाती है। तो मैंने वहां भेजा, उन्होंने कहा कि जी आप चलो कंप्लेंट लिखवा लो। तो स्कूटी पे एक व्यक्ति आ रहा है जिसे भतीजा बैठा के ला रहा है, विशाल, उसने एलिगेशन लगाया थाने में जाके, जी मेरे को किडनैप कर लिया। हाँ, स्कूटी पे कोई किडनैपिंग होती है। तो ये भी चीजें थी। तो उन्होंने उस लाइव वीडियो में बड़ा अपशब्द बोला, माँ बहन की गाली देना, ये चीज करना। कोई आपकी बहन बेटी के लिए गाली दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, और आप बस क्यों चुप बैठे हो? बिकॉज यू आर अ पॉलिटिशियन, यू आर अ कैंडिडेट, यू आर रिप्रेजेंटिंग पब्लिक। हाँ, तो इस वजह से आप चुप हो। तो मैंने कहा भी था, और उन तक वो चीजें पहुंची भी। अब तो नहीं होता, बट पहले वो ये हरकतें करते थे कि पब्लिक जो थी वो अच्छी है, बट जो कुछ लोग हैं ना, चुनिंदा लोग हैं 2-4 ही, वो परिवार अगड़म सगड़म बोलना उल्टा सीधा, ये क्या है? हाँ, बट देखो मैं एक चीज बताऊं, अगर नेतागिरी में कोई भी नेता सिटिंग, जो भी पार्षद है, एमएलए है, विधायक है, अगर उसकी अच्छाई भी नहीं हो रही और बुराई भी नहीं हो रही ना, तो समझ जाओ अच्छा चल रहा है।
भाई अगर आपकी कहीं अच्छाई भी नहीं कर रहा कोई और बुराई भी नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ उसका ट्रैक ऑन ट्रैक है वो, मतलब ना उसकी गाड़ी ज्यादा स्पीड में है ना ज्यादा स्लो है। देखो मैं कहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत एजुकेटेड है, तो मैं कहता हूँ किसी को आवाज उठानी है, आप उस पर आरटीआई लगाओ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको उसमें सब चीजें पता चल जाएगी कि डिफेंडर कहाँ से आई, ये बजट कहाँ से आया, कहाँ लगाया, चीजें क्या चल रही है। तो समझदारी वाला काम नहीं करते, पब्लिक को गुमराह करने के लिए झूठ बोलना, अपने कमेंट्स बढ़वाना, फेक आईडी बनवानी। हमारे वार्ड में ऐसा भी है कि एक नेता है, कुछ लोग हैं दलाली टाइप है, वो 10-10 5-5 फेक आईडी बनाते हैं, अपने कमेंट के लिए कमेंट करवाएंगे, अपनी शेयर करवाएंगे, अलग अलग नाम से आईडी बना रखी है। मैं कहता हूँ माँ बाप ने जन्म दिया है, माँ बाप ने आपका असली एक नाम रखा है। आज मेरा नाम निखिल चपराना है तो मैं निखिल ही रहूंगा। अब आदमी क्या करते हैं, फेक आईडी बनाते हैं, उस पर कमेंट डालेंगे। और मैं कहता हूँ दम है आमने सामने क्यों करो ना। मेरे पिता ने मुझे एक चीज सिखाई है कि लड़ाई लड़ो आमने सामने की, पीठ पीछे वार मत करो। और मैं यही चीज आगे चलता हूँ, मैं कोई भी मिलता है मैं उससे कहता हूँ यार तुम्हें राजनीति करनी है तो मर्द गिराई तरह करो ना राजनीति है? अब तुम कमेंट, नकली आईडी, नकली कमेंट लाइक करवाओगे, वो कोई दम थोड़ी। ना डिसलाइक कराओ, लाइक बिल्कुल सही बात है। मैं इसी बात को कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि शायद निखिल जी ऐसा भी होता होगा कि अपनी बात वो नहीं रख पाते, जैसे भी उनको जो व्योम बनाना है, जो भी एक ऐसा ग्लोब बना देते हैं, इन्वायरमेंट बना देते हैं जहाँ पे बुराई हो अच्छाई हो, उनका जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है उसको करने के लिए लोग ऐसी हरकतें भी करते हैं, वो उनकी समझ उन पे छोड़ते हैं। बाकी ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए किसी को भी। लेकिन इसी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ ऐसे सवालों को आपसे पूछने जा रहा हूँ जो कि हम रोज़मर्रा की जीवन में देख रहे हैं। जैसे कि हम ये नोटिस करते हैं कि जो हमारे रोडों पे रेहड़ियाँ लगती हैं, जो छोटे छोटे मार्केट्स हैं हमारे वार्ड्स में या फिर हमारे आसपास की जगह पे, तो उन मार्केट में जो रेहड़ियाँ रहते हैं, जो रेहड़ी पटरी के लोग हैं, जो बिल्कुल ही निचले लाइन के लोग हैं, वो अपनी जीविका चलाने के लिए उन्होंने एक सोर्स बना रखा है कि मैंने रेहड़ी लगा ली, मैंने सब्जी बेच दी। उन सभी लोगों को जगह नहीं मिल रही है और वो रेहड़ी लगाते हैं तो जो और दूसरे व्यक्ति हैं उनको ट्रैफिक भी झेलना पड़ता है और सिस्टम एक नहीं है और समस्याएं दोनों तरफ से। आम आदमी को ट्रैफिक की समस्या होती है और अगर हम उन रेहड़ियों को एकदम से ही डिमोलिश कर दें, हटा दें, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं उनके घर में इनकम नहीं आएगी तो उनका घर चलना भी मुश्किल है। तो ये एक ऐसी समस्या है जो दोनों तरफ पे है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए या फिर ये निखिल चपराना जी के काम के दायरे में ये बात है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या सुझाव देना चाहेंगे कि इस समस्या को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बायलैटरल समस्या है दोनों तरफ। तो रेहड़ियां कभी आगे आती थी, कभी पीछे जाती थी, कभी ऊपर, क्योंकि काम चल रहा था। जैसी काम कंप्लीट हुआ मैंने सारे बुलाए रेहड़ी वाले कि भाई अब आप इस रेलिंग से पीछे हो जाओ, जिससे कि रोड ट्रैफिक में दिक्कत ना आए, पब्लिक को आने जाने में दिक्कत ना आए, तो ये परेशानी क्रिएट ना हो, उससे पहले आप पे बात आए तो आप एक स्टेप पीछे हो जाओ, जिससे कि पब्लिक में परेशानी ना आए। जी हाँ। अब हम बात करें इनर पार्ट में, जैसे कि जो लवकुश एरिया है, ये लोहिया पुल से रूट जाता है, ये सारा हम पार्ट करें। देखो रेहड़ी वाला भाई जो कमाता है पूरे दिन में, वही बेचारा रात को बना के खाता है। और दूसरी चीज, मैंने कितनी रेहड़ियां लगवाई हैं। आप मीठापुर चौक पे, वो जो पुलिस चौकी से नजदीक है बिल्कुल, वहां मिलना आदमी है उसकी आंख ही नहीं है, उस पे 5 या 6 बेटी है, और वो मेरे वार्ड का भी नहीं है। जब मैं चुनाव जीता तो किसी ने कहा वो मीठापुर वार्ड का रहने वाला है, तो किसी ने कहा तेरी मदद करेगा तो निखिल करेगा, तू एक बार जाके मिल ले। तो मेरे पास आया, वो रोया, उसकी वाइफ भी थी, शायद उसका साला भी था, तो उसे लॉस हुआ था कहीं, उसका ठीक ठाक काम था। तो उसने कहा कि जी आप बाबूजी मेरा कुछ मत कराओ, आप मेरी एक रेहड़ी खुलवा दो। तो मैंने कहा जी कहाँ पे खुलवानी है? उसने कहा जी चौक पे खुलवानी है। ठीक है जी। तो वो मैंने उसको वहाँ रेहड़ी खुलवा दी। खुलवाने के बाद पुलिस वालों ने, उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने उठा के वो हटा दी। तो मैंने पुलिस वालों से बात करी, मैं भाई उसकी 6 बेटी है और वो जो पूरे दिन में कमा रहा है वही रात को अपनी बेटी को खिला रहा है।
तो अगर हम इससे भी कुछ सोचेंगे तो वो चीजें नहीं, ना हमें पड़ता खाएगी ना आपको, वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो साथ साथ अब जैसे एक मैं मुहिम भी चलाने वाला हूँ रेहड़ी वालों के लिए कि आप एक एक दो दो स्टेप अपनी रेहड़ियां और पीछे कर लें, तो उससे आने जाने का रास्ता खुला रहेगा, जिससे कि लोगों में परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और ये चीजें, अच्छा मैं एक चीज और कहता हूँ, ऐसा नहीं है रेहड़िया वाले गलत है, हमारी पब्लिक भी बहुत चीजें में गड़बड़ करती है। वो क्या करती है, छोटे से लालच के लिए उनसे 1000-2000 रुपए की डिमांड करती है और अपने घर के आगे रेहड़ियां लगवा लेती है। वो कोई नहीं बताता, आप जाओगे उनके पास तो वो नहीं बताएंगे चीजें, वो हमें बताते रेहड़िया वाले, भाई साहब हम इन्हें पैसे देते हैं। मैंने कितने, कह रहे इतने। मैं यार अच्छा ये बात है, कह रहा हाँ, कह रहा जब भी तो लगने देते हैं, कह रहा अगर हम, बहुत सी चीजें हैं, मतलब अगर मैं ये चीजें बताऊं तो विवाद खड़ा हो जाए। तो रेहड़िया वालों की मदद करनी चाहिए, गरीब है इंसान, देखो वो भी इंसान है, आज हम इंसान है, ठीक है, भगवान ने हमें अच्छे घर में जन्म दिया है, हमें 2 रोटी अच्छी मिल रही है, तो अगर हम रोटी किसी को देने लायक है तो जरूर देनी चाहिए। बिल्कुल सेम। आपने कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोगों की आंखों का इलाज कराया है, उनका ऑपरेशन कराया है, तो ये मैंने डायरेक्ट तो नहीं पता किया है, बट क्या ये रूमर है या फिर आपने उसके लिए हमेशा कार्यरत रहे हैं और आपने उनको वो देखिए ये सच्चाई है। अभी मैंने हाल फिलहाल में ही, ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, पिछले महीने की है, 14 लोगों की आंख, 14 लोगों की मैंने आंखें बनवाई है। और ये सारा श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड, देखो आज आपके पास पैसा है, आज आपके पास कुछ चीज़ है, आपको वो उसका काम करने का तरीका ही नहीं पता, तो वो चीज़ें आपके लिए खराब है। तो हमने अपने ऑफिस पे आयुष्मान कार्ड बनाए थे, अपने बड़े बुजुर्ग जो 70 साल से बड़े हैं, उस कार्ड के पीछे हमें पता है कि रीज़न, चीज़ें कैसे हमें ये यूज़ करनी है। तो हमने कैंप लगाया कि जिस जिस आदमी की आंखें खराब हैं, कोई परेशानी है, वो आओ हमारे पास, टेस्ट होंगे, डॉक्टर आएंगे, अपोलो हॉस्पिटल से, एम्स से डॉक्टर आएंगे, वो चेक करेंगे। तो जिनको भी परेशानी, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, उनका हम फ्री ऑपरेशन कराएंगे। तो ये तो मैं एक माध्यम हूँ, कर तो सब चीज़ें सरकार रही हैं, बट मुझे वो चीज़ें यूज़ करनी आती हैं। आज की डेट में देखो आयुष्मान कार्ड ऐसा नहीं है मैं ही पार्षद हूँ, मैंने बनवाए, सबने बनवाए हैं, या जितने भी 5 पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद जी, सबने बनवाए, बट अभी तक जो इस्तेमाल करना मैंने करा रहे उन लोगों को बताया, वो किसी ने मुझे नहीं। बिल्कुल सही बात है। जानकारी भी मैं अपने व्यूअर्स को एक बार और बताना चाहता हूँ कि जानकारी भी आपकी बहुत बड़े लेवल पे मदद कर सकती है, तो आपको जानकारियाँ भी लेनी चाहिए। आपने सिर्फ अगर आयुष्मान कार्ड घर में बनवा के रख लिया है एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो भी रही है, आप अगर उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो भी एक समस्या है और उसको आपने बहुत अच्छे, बहुत बखूबी तरीके से सॉल्व किया है। तो ठीक है, आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आपने और कौन से कैंप लगवाए हैं लोगों के लिए, और क्या जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है आपने? बहुत बड़ा प्लेस है, तो उस प्लेस को आप समाज कल्याण के लिए भी यूज़ करते हैं या फिर पर्सनली रिजर्व करा हुआ है, क्या मतलब? जैसा अभी आपने कहा ना कि आपके पास प्लेस है, उसे आप कैसे यूज करते कैसे नहीं। अभी हमारे पास कोई आदमी भी आया था, ये बात है 2-2.5 साल पुरानी, कि ये जगह हमें दे दीजिए, इसका हम इतना रेंट देंगे। मेरे पिताजी ने कहा था कि भाई यहाँ मेरा बेटा छठ का प्रोग्राम करता है, तो जब तक हमें इस प्लेस की, जगह की जरूरत नहीं है, तब तक यहाँ छठ का ही प्रोग्राम करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि अगर मैं आपको दूं और मेरे कोई फ़ायदा हो, तो इसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि मेरा बेटा छठ का प्रोग्राम करता है। जब लोग बाग आते हैं ना, मैंने जब पहली बार छठ की थी, वो जेन्युइनली मैं बताऊं, एक ये था कि एक नेम फेम के लिए, जब मैंने छठ का प्रोग्राम किया था पहले, तो एक और आदमी को होता है ना नेम फेम के लिए, भाई हाँ जी कौन करवा रहा है, निखिल करवा रहा है। बट जो हमारी पहली छठ थी, आज मुझे करते हुए, छठ कराते हुए 6 साल हो गए, छठ पूजा कराते हुए। तो जब पहली जो छठ थी है, जब वहां से लोग बाग सुबह के टाइम जाते हैं, अर्घ देके निकलते हैं, तो मतलब मैं कह रहा हूँ आशीर्वाद, जो बड़ी बुजुर्ग थी, 2 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, मतलब वो, मतलब मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ प्रसाद के लिए, तो यूं दे के जा रही थी कि ये भाई तेरी वोट है,
तो मैंने उनसे हंस के कहा कि मुझे वोट अभी नहीं चाहिए, मुझे वोट चाहिए 2 साल बाद जब चुनाव होंगे। अभी तो मुझे आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए। तो लोगों को इतना प्यार मिला, विश्वास मिला, तो वो मुझे धीरे धीरे कनेक्ट करती रही और आज ये हकीकत है। आज छठी मैया का आशीर्वाद है जो मैं निगम पार्षद हूँ, क्योंकि लोग बाग इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दे के जाते हैं बहुत ज्यादा। और साथ ही साथ जैसे मैंने व्हील चेयर, जितने विकलांग लोग थे उनके लिए व्हील चेयर का भी मैंने किया था। किसी को बैसाखी दी, किसी को व्हील चेयर दिया, किसी का जैसे पैर बनना होता है तो वो भी बनवा के दिए। तो ये हमने लमसम 40-50 लोगों का मैंने मतलब हैंडीकैप लोगों का के लिए काम किया था। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी मैं करता ही रहता हूँ। ठीक है। जैसे कि आप, मैंने सुना है कि आप समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, तो आपने मंदिरों में भी दान दिए हैं और कुछ हमारा जो मीठापुर चौक पे मंदिर है, मैंने सुना कि आप उसका भी कुछ निर्माण के लिए क्या था? अभी 31 तारीख को, 31 दिसंबर को मैं गया हुआ था मंदिर में। तो वहाँ मंदिर के लिए जो पंडित जी थे उन्होंने बोरवेल के लिए मेरे से बोला हुआ था कि जी आप बोरवेल कराना। तो मैं 20-25 दिन बाद गया तो पंडित जी ने बताया कि जी मोटर ठीक हो गई, हमने करवा ली। मैं ठीक है जी। तो मैं देखने लगा तो हाँ, मुझे 2 छत जो मतलब बिल्कुल झज्जर हालत में हुई पड़ी है, वो गिरने कभी भी गिर सकती है। एक तो शनि बाबा की है और दूसरी जो बाबा यहाँ सबसे पहले थे उनकी समाधि बनी हुई है। तो हमारी आंखें गई तो भतीजे ने कहा कि जी आप इनको दोनों को रिपेयर करा दो। तो वो मेरे हिसाब से जल्दी 5-10 दिन में कभी भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि हमने ठेकेदार को भी दिखा दी, सब चीजें दिखा दी। और ऐसी एक मंदिर है, डी ब्लॉक में पड़ता है हनुमान मंदिर, ये अपना अतर सिंह स्कूल के पीछे पड़ता है। वहां भी टाइलों की जरूरत थी, तो शायद वहां मैंने 95-100 पेटी करीब टाइल डोनेट करी थी। देखो पुण्य का काम कितना हो जाए वो रिटर्न मिलता ही मिलता है। और ये सच्चाई है, आप अपना अच्छा काम करो उसका रिटर्न बैक जरूर मिलता है। वो चाहे वो भगवान दे, पब्लिक दे या कोई भी दे, वो मिलती जरूर है चीजें। जैसा कि आपने छठ को रिप्रेजेंट किया, मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ और पूर्वी यूपी से, तो वहाँ हमारे इधर भी छठ का पर्व होता है और हमारे एरिया में छठ मनाने वाले लोगों की संख्या भी जो है वो बहुत हाई लेवल पे है और आप उनके लिए कार्यरत रहते हैं। ये कैसे अपने दिमाग में ये चीज़ बना पाएगी, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं निखिल के यहाँ, जैसे आपने मेंशन भी किया था अभी, आपने एक बात बताई कि कोई भी अगर आपको इन्फॉर्म करता है तो आप वहाँ पे खड़े रहते हैं, खड़े मिलते हैं हमेशा। तो एक आम आदमी ये अपने दिमाग में ये धारणा कैसे बनाए, आप कैसे उनसे अपील करना चाहेंगे कि आप हमेशा उनके लिए, या फिर जहाँ तक आपकी चलती है, जो भी आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, आप उनके लिए हमेशा तत्पर है। इसके लिए आपने कुछ काम किया है या कुछ सोचा है ऐसा, तो आप हमारी जनता को अगर बताना चाहें तो। एक का काम अच्छा हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो 100 में बताता है। ये एक ऐसा प्रचार है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, पब्लिक अपने आप आपका प्रचार करती है। तो ऐसे बहुत से हैं अपने प्यारे परिवार के लोग हैं, भाई बंधु हैं, जिनकी हमने मदद की है, बट वो मदद कभी मैंने जताई नहीं। वो लोग बाग अपने आपस में ही बात कर लेते हैं कि हाँ भाई वाकई में हम गए, हमें मदद मिली। देखो मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, 100% इस दुनिया में कोई किसी को दे ही नहीं सकता। हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान हमें 100% नहीं देता। अच्छा कर देते हैं तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देते हैं, बुरा कर देंगे तो हम ही वो इंसान है जो भगवान को कोसते हैं कि मेरा घर खराब कर दिया भगवान ने। आदमी ये नहीं देखता कि तेरे कर्म खराब है। ऐसी मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाता, मैं खुद अपनी पब्लिक को नहीं दे पाता। अगर आप उसमें से 60% हम दे रहे हैं, चाहे वो पब्लिक में, अपने बच्चों में, परिवार में, मतलब कहीं भी, तो इनफ है। आज की डेट में 60 का रेशियो इतना अच्छा रेशियो है। अगर आप रेशियो दे रहे हो ना 60 वाला, तो बहुत है। क्योंकि एक बात और है, जैसे कि क्या होता है ना, एक मुद्दा बहुत जोरों शोरों से चलता है, कई बार उठता है फिर खत्म हो जाता है, फिर उठता है फिर खत्म हो जाता है, और वो है सफाई, है ना, हाइजीन, कूड़ा, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन। ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो सब लोग शुरू करते हैं, वो बहुत पीक पे जाता है, फिर एट द एंड ऑफ द टाइम वो वैसा ही रह जाता है। आप अपने तरफ से हमारे व्यूअर्स को, हमारी जनता को, और आप अपने मेजर्स क्या बोलना चाहेंगे? कूड़े को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नालियों को हम कैसे ठीक रख सकते हैं,
उसमें एज अ पार्षद आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं और लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं ताकि आपके काम में भी हेल्प मिले, सहायता मिले और हम सब मिल के एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण कर पाए और हम अपने इन्वायरमेंट को भी सेव कर पाए। देखिए, मैं इन बातों को ना थोड़ा लंबा ले जाऊंगा। उसका ये एक रीजन है क्योंकि ये जब चीजें लोग बाग सुनेंगे ना तो उन्हें बड़ी अच्छी लगेंगी सुन के। सर, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पानी का गिलास भी आया, कॉफी भी आई, तो ये हमारा ही कर्तव्य बनता है जब हम यहाँ से जाएं तो हम खुद उठा के अपनी किचन में इसे, मतलब जहाँ इसकी जगह वहां इसे पहुंचा दें। तो ऐसा नहीं है कि नेता ही सब कुछ ध्यान रखे, पॉलिटिशियन ही सब कुछ ध्यान रखे कि आदमी कुछ खा रहा है तो मैं उसकी दुकान के बाहर पहुंच जाऊं, भाई साहब ये मुझे दे दो, मैं डाल दूंगा डस्टबिन में। ना, आदमी को खुद रखना चाहिए। और साफ सफाई ऐसी है, आप सुबह करोगे, आपको नेक्स्ट डे करनी ही करनी है, चाहे वो आपका घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो या कुछ भी हो। क्योंकि भाई अभी यहाँ कोई बच्चा आ जाए, वो 10 चीजें फैला जाए, तो आप बड़े हैं, समझदार हैं, तो आप उसको समेट के रख दोगे। तो पहली चीज ये हो गई। पब्लिक को मैं अपने जो भी इस चैनल के माध्यम से देखेंगे, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप खुद स्वयं अपना ध्यान रखें कि ये कूड़ा नाली की बजाय डस्टबिन में जाए। गाड़ी चाहे 1 दिन लेट हो या 2 दिन लेट हो, वो चीजें देखो, आज मुझे इमरजेंसी पड़ जाए, मुझे हॉस्पिटल भागना पड़े, तो मैं एम्बुलेंस का वेट नहीं करूंगा, मैं सीधा भागूंगा। तो बहुत से लोग अब क्या करते हैं, जैसे पीछे के ब्लॉक है, छठ घाट है, छठ घाट से कूड़ा घर मात्र 150 मीटर के आसपास दायरे में है, बट पब्लिक अपना कहते हैं ना आरामदायक के लिए वो पॉलिथीन में लाते हैं, घुमाएंगे सीधा, चाहे वो रोड पे गिरे, दीवार पार जाए या किसी पार्क में जाए, किसी के भी घर में जाए, कहीं भी जाए, पब्लिक को ये है कि हाँ ये मैंने कूड़ा निकाला और बाहर फेंक दिया। अरे बाहर भी तो आपकी बच्चे घूमेंगे, बाहर से आप भी तो आओगे अंदर, ऐसा थोड़ी कि आप अंदर ही रहोगे। तीसरी चीज, हमारे यहाँ पे जो नालियां हैं, जो रोड्स हैं, बहुत जगह डाउन हो गई, पुलियां हैं, पुलियां डाउन हो गई हैं। पुलियां आती है विधायक के अधीन। अगर हम, मैंने अभी पहले भी बताई थी ये चीजें, अगर हम एक होके विधायक के पास जाएं कि जी हमारी ये पुलिया डाउन हो गई है। मैं खुद गया था अभी, नेताजी राम सिंह नेताजी के पास गया था कि नेताजी ऐसे ऐसे बात है, मेरे वार्ड में कोई 15 से 20 पुलिया बिल्कुल डाउन हो चुकी है, उसे आप रिपेयर कराएं। तो नेताजी ने बजट भी मुझे पास भी हो गया और शायद 10-5 दिन में मुझे मिल भी जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा, हमारी गाड़ियां, जो लोग बाग कहते हैं जी कूड़े की गाड़ी नहीं आती, उसका रीजन क्या है जी? 8 फुट की गली है, लोगों ने घेर ली, किसी ने चौतरा बना लिया, किसी ने जीना बना लिया, किसी ने रैंप बना लिया। तो 8 फुट की गली में 1.5 फुट बाबूजी ने घेर ली, पड़ोसी ने 1.5 फुट इन्होंने घेर ली। अब वो बचती है आपकी 5 फुट के आसपास। 5 फुट या 6 फुट जो बचती है उसमें बाइक खड़ी हो जाती है। अब गली बचती है 3 फुट की, तो भाई साहब गाड़ी कैसे चली जाएगी? एक दिन ये हुआ, मेरे पास आई ब्लॉक से कुछ मेरे लेडीज हैं जिन्हें मैं परिवार माँ के नाम से उन्हें बुलाता हूँ, सब आई गुस्सा करने लगी, मुझे पहले बैठो चाय पियो, कह रही नहीं चाय नहीं पीएंगे। मैं चाय तो पीनी पड़ेगी, नहीं मैं सुनूंगा ही नहीं। तो उन्होंने चाय पी, मैंने अब चलो मेरे साथ। तो मैंने इतने में ही गाड़ी वाले को बुलवा लिया, कूड़े वाली गाड़ी बुलवा ली। मैंने कहा कि आप में से किसके आदमी, किसके बेटे को, किसको गाड़ी चलानी आती है? तो एक लेडी बोली मेरे बेटे को आती है। मैंने बुलाओ उस बेटे को, बेटा भी आया। मैंने ड्राइवर से बोला भाई चाबी हैंड ओवर कर। सब देखने लगे कर क्या रहा है, चाबी हैंड ओवर करवा दी। मगर भाई साहब इस गली में से आर पार करके दिखाओ। तो लेडी सारी चुप, क्योंकि मैंने चीजें वाइसी वर्सा कर दी ना। अभी तो ब्लेम मेरे ऊपर कर रही थी, मैंने वो चीजें उनके ऊपर सौंप दी कि जी ये रही गाड़ी कूड़े की, ये रहे हम हेल्पर कूड़ा उठाने वाले। अब आप मुझे इसमें गली में से मतलब जाके दिखाओ आप कैसे चले जाओगे। तो कहने लगे जी इसमें से आधा घंटा लग जाएगा। मैंने कहा जी रीजन, उनसे ही बुलवाई मैंने सारी चीजें। रीजन तो उन्होंने रीजन दिया जी बाइकें खड़ी हैं, लोगों ने बाहर घेर लिया, मतलब सबने, किसी ने रैम बना ले कुछ। तो लोगों ने कहा कि जी आप 10:30 बजे मेन रोड पे गाड़ी खड़ी कर दिया करो, हम आके कूड़ा डाल जाएंगे। अब वो चीजें बहुत बेहतर तरीके से चल रही हैं। मुझे लगता है 6-8 महीने हो गए, अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आ रही। तो कुछ चीजें पब्लिक को भी समझनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं कहूंगा जो छुट भैया हैं वो हरकतें क्या करते हैं, जैसे देखो आज मैं हूँ, ओपन नाली है, सीवर हमारे यहाँ पे अभी तक डले नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या आती है सीवर की। अगर हमारे पूरी विधानसभा में सीवर डल जाए ना तो नालियां खत्म हो जाएंगी, तो लोगों को एक स्पेस मिल जाएगी, लोग बाग नालियों पे मतलब उन्हें घेरेंगे नहीं। अब हम क्या करते हैं, जैसे जाते हैं साफ सफाई के लिए, हमारे पास कोई फोन मैसेज आता है तो हम अपनी टीम या मैं खुद भी विजिट करता हूँ ज्यादातर, तो मैं उनसे पूछता हूँ माँ जी एक बात बताओ, इंसान ही तो है साफ करने वाला, मशीन थोड़ी है कि छोटे से छेद में घुस जाएगा। हाँ, जैसे कि बहुत समस्याओं पर बात हो रही है,
तो इन समस्या मैंने भी नोटिस की है बहुत कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर की ड्रिलिंग हो रही है, अनऑथराइज पानी सप्लाई हो रहा है, और अगर पानी सप्लाई ना हो तो पानी पीने की समस्या है, क्योंकि पानी साफ नहीं आ रहा है, और अनऑथराइज ड्रिलिंग हो रही है तो हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है, उस पर एमसीडी टैप तक उठा दिया। तो देखिए इलीगल चला रहे हैं, और वो ऐसा नहीं है कि ऊपर लोगों की नजरों में नहीं रहते, सबकी नजरों में रहता है, बट वो अनदेखा करते हैं। तो अभी हमने भी एक प्लांट पे भी हाल फिलहाल में एक्शन लिया था। उसका एक रीजन ये था कि उसके जो बच्चे हैं जो सप्लाई करते हैं सब नाबालिग थे, और सब वो नशा दूसरा तरीका करते हैं। तो मैं उनसे कह रहा था, मैं यार अगर आप चीजें कुछ कर रहे हो तो कम से कम चीजें अच्छी तो करो, गलत आप कर रहे हो, काम तो गलत कर रहे हो और प्लस बच्चों को भी खराब कर रहे हो। फिर हमारे यहाँ असली मेन जो दिक्कत है कि हमारे दिल्ली जल बोर्ड का पूरी जगह सप्लाई अभी तक नहीं डली हुई, काफी हद तक है लोगों पे, बट वो हर जगह नहीं है। तो इसी कारण लोग बाग चोरी छुपे बोरवेल कराते हैं कि हमारे घर में 24 घंटा पानी रहे, क्योंकि सप्लाई 24 घंटे नहीं रहती। तो इसी वजह से ये काम होता है। और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, ये सोशल मीडिया पे सारी पोस्ट डलती हैं। तो आजकल सोशल मीडिया से राजनीति में क्या फर्क पड़ रहा है, ईजी हो गई है या फिर और मुश्किल हो? दोनों चीजें कहूँगा, ना काम करने वाले के लिए मुश्किल है, काम करने के लिए आसान है। बहुत से लोग हैं हमारे जो वार्ड में हैं, वो 50% या 60% लोग जॉब वाले हैं। उन्हें नहीं पता कि सुबह कर्मचारी आए थे, झाड़ू लगा के गए, साफ सफाई करके गए, क्या करके गए। तो हम चीजें कनेक्ट करने की सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर डाल दें, लोग बाग देखें तो उस लगे अपने ऑफिस में बैठ कर, वाह आज हमारे ब्लॉक या हमारी गली में आज साफ सफाई की मुहिम चलाई जा रही है। तो ये मेरे सबसे बड़ा रीजन है कि जो मैं सोशल मीडिया में सारी चीजें डालता हूँ। और दूसरी चीजें, देखो सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि पक्ष और विपक्ष, बहुत सी चीजें हमें समझ आती है कि भाई फलानी जी का गली में पानी भरा हुआ है, ये मेन मुद्दा है, तो हम आपस में डिस्कस करते हुए इसका रीजन क्या है, उसे चीजों को ठीक करें। तो हमें कहीं और से भी, जैसे लोग बाग कभी डाल देते हैं वीडियो, देख मैं नहीं कहता कि मैं हमेशा 100% सही हूँ, हम कहीं बहुत सी चीजों में गलत भी रहते हैं और सीखते भी हैं। कुछ छोटे बच्चों से सीखते हैं, कुछ बड़ों से सीखते हैं। तो वो वीडियो बना के हमें भेजते हैं कि जी ये परेशानी है, या वो फेसबुक पर डाल देते हैं, टैग कर देते हैं, तो हमें उससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ भाई ये इस आदमी को परेशानी आ रही है, तो इस परेशानी को दूर करिए। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। इन सभी फ्रेम में एक घटना जो बार बार आती है, 1000 बार आती है, वो ये है कि आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे, रेप की घटना आती है। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, फिर भी मैं रिपीट करूंगा, और ये इसके लिए आवाज भी उठनी चाहिए। रेप सुनते ही आपको क्या क्या फील होता है? क्या ये ऐसा होना चाहिए? ऐसी समाज में जो हमारा जो कल्चर है, जिस लैंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम भारत जैसे देश में रहते हैं, यहाँ पे ऐसे ऋषि मुनि हो गए, इतने पुराने ग्रंथ लिखे गए जहाँ पे नारी सम्मान के लिए भी काम किया गया, अलग अलग चीज़ों को प्रिस्क्राइब किया। आज हम इस समाज में बैठे हैं जहाँ पे आए दिन रेप होता है, आए दिन औरतों के साथ छेड़खानी होती है, और ये करस्पॉन्डिंग भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ औरतों के लिए इस टाइम है, आप देखोगे तो ये आदमियों के साथ भी ये घटनाएं सुनने को मिलती है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमें कलेक्टिव, मैं आपको नहीं बोल रहा, ना मैं किसी राजनेता को बोल रहा हूँ, ना मैं किसी को बोल रहा हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को बोल रहा हूँ, और हम कलेक्टिव एक साथ, हमारे पास क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का कि ये चीज़ें बन दो। देखिए अभी आपने बताई चीजें कि बच्चा बचपन में बहुत चीजें सीखता है। दूसरी चीज, ये व्यक्ति की अगर आप स्टडी करोगे वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, दो चीज। तीसरी चीज, ये व्यक्ति वही पाए जाते हैं जिनके ना दोस्त होते, ना परिवार होता, ना फैमिली होती, ज्यादातर। देखो मैं 100% नहीं कहूंगा, बट ज्यादातर ये चीजें मिलती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, लोग बागों ने ना बड़े बुजुर्ग, परिवार, बहन बेटियों में बैठना छोड़ दिया। जब से उन्होंने ये फोन को दोस्त बना लिया ना, वो सब चीजें एज्यूम कर लेते, फोन से स्क्रॉल करते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, अरे ये चीजें हो रही है, ये मैं भी करूंगा, वो चीजें हो रही है। उन्हें ये नहीं पता कि ये करने के बाद इसका परिणाम क्या होगा, कि आप एक नहीं 3-3 घर खराब करते हो। खुद अपना जो हरकत करता है, जिसके साथ होता है वो, और जिसके परिवार की वो सदस्य बेटी होती है वो, तो इसमें 3 घर खराब होते हैं। तो मैं अपनी जनरेशन या जितने भी ये
चैनल इसको देख रहे हैं, सबसे मैं एक चीज कहूंगा कि अपने बड़े बुजुर्गों में बैठे, चीजें समझे, परिवार में बैठे और कभी भी कुछ चीजें करें तो एक बार अपनी बहन बेटी की तरफ सोच के स्टेप उठाएं। तो वो चीजें देखो, एक और चीज है, हर घर में सब कहते हैं ना कि बेटी होनी चाहिए, बेटी होनी चाहिए। उसकी जरूरतें असलियत यही होती है जो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई बेटी एक होनी चाहिए। जो मेरा मानना है और मैंने उनसे सीखा है कि वो बेटी मांगते वो इसलिए है कि हमें उस बेटी की अहमियत पता हो और उस अहमियत के थ्रू आप दूसरी की बहन बेटियों को उसी अहमियत से देखें, ना कि अपनी बेटी तो आपने रख ली एक पर्दे में और दूसरी की बहन बेटियों को आप गंदी नजर से या गंदी सोच से आप देखते हो। तो मैं सबसे अपील एक यही करूंगा कि आप सोचने या करने से पहले अपनी बहन बेटियों की सोचो। और दूसरी चीज, अपने ये फोन वाला जो दोस्त है इसको छोड़ के अपने बड़े बुजुर्ग, अपने भाई बंधुओं में बैठे और 2 से 4 दोस्त ऐसे बनाए जिससे आप अपना सुख दुख अपना शेयर कर सकें। अगर कुछ ऐसा होता है, जैसा कि आप देखते हैं, हम दिल्ली में रहते हुए हैं, दिल्ली के हम पार्ट हैं, 2012 में 12 में एक बहुत बड़ा केस हुआ जिसमें पूरे देश के लोगों ने बहुत ही आक्रामकता दिखाई और हमें मिला, जस्टिस भी मिला, बट इट्स टू लेट। 8 साल 9 साल अप्रॉक्स, और उसके बाद भी ये घटनाएं रुकी नहीं, चलती रहती हैं। अब जैसा कि आपने इस कॉन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में भी बोला कि जीरो रियलिटी जो है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इन सभी चीज़ों की आड़ में लोग बेनिफिट भी लेके जाते हैं। नॉट, वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट ऐसी चीज़ें हैं जिस करती हैं। तो एक आम आदमी या फिर सरकार क्या ऐसे मेजर्स कर सकती है? मतलब मैं ये सजेशन ही ले रहा हूँ, क्या पता कोई सजेस्ट करे, कमेंट में आए, कोई बात नहीं, बट ऐसा क्या हम करें कि जिससे, जैसा कि आपने ये भी मेंशन किया कि वो लोग थोड़े संतुलनहीन होते हैं, दिमागी लेवल पे सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो ऐसे क्या मानक तय करे सरकार जिसकी वजह से ये सोच भी पाना मुश्किल है? जैसे कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है सब चीज़ों को लेके, तो डर का माहौल है। तो सरकारों को ऐसा क्या काम करना चाहिए कि जो सोचने वाला व्यक्ति है वो डरे, पर्टिकुलरली इसी मुद्दे पे? एक ऐसी क्लास होनी चाहिए, और ये हर स्कूल में, चाहे वो सीबीएसई हो या आप स्टेट बोर्ड्स हो या इंटरनेशनल बोर्ड्स हो, उसमें ये कर देनी चाहिए कि भाई एक ये एजुकेशन सेक्टर हफ्ते में इस टीचर बाहर से आएगा और ये आपको एजुकेशन देगा। तो शायद वो चीज़ें वहाँ से कनेक्ट होंगी। और देखो, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, एक पेड़ होता है, उस पेड़ को बचपन में आपके हाथ में होती है उसे कैसे मोड़ना है, सीधा करना है, टेढ़ा करना है, जैसे करना है। तो माली के हाथ में होता है, माली के हाथ में होता है कि पेड़ को मुझे सीधा लेके जाना है या टेढ़ा ले जाना है या इसको मारना है। बच्चे जो होते हैं, माँ बाप और टीचरों के हाथ में होती है कि इनको हमें क्या बनाना है। तो अगर हम इन्हें डे 1 से ये चीजें, हम इन्हें शिक्षा दें, इन्हें चीजें समझाएं, तो ये चीजें बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकती है। और रही बात आप रूल रेगुलेशन की, तो मैं तो खुद कहता हूँ सरकार को कड़ी से कड़ी इस पे सख्ताई करनी चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सर जैसे कि रैपिड फायर करेंगे हम, माहौल थोड़ा बहुत गंभीर हो गया तो थोड़ा लाइट करते हैं। 14 लोगों का नाम लूँगा, आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, आपको कोई सेकंड थॉट नहीं लाना, जो मन में आए पहले वो थॉट बोल देना। कोई स्किप करना चाहे तो हिंदी का कोई शुरू कर रहा हूँ, आप 1 वर्ड में किसी पर्सनैलिटी का नाम हुआ वो ना लेंगे। मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति है और देश के लिए काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, योगी जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपना परिवार, अपनी बहन, बच्चे जो उनके परिवार के थे सब छोड़ के आज वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए कर रहे हैं। क्योंकि मैंने योगी जी की वीडियो देखी थी, उनकी सिस्टर की, पहाड़ों पे वो चाय की दुकान थी, तो किसी ने एक वीडियो बनाई कि आपके भाई कब आते हैं मिलने, तो उन्होंने कहा 6-6 महीने, सालों साल, 6-6 साल हो जाते हैं। तो वो चीज़ योगी जी से पूछा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं देश को, अपने आप को दे चुका हूँ तो मैंने अपना घर छोड़ दिया है, तो इसलिए मुझे वो आदमी चला। अमित शाह जी सख्त तरीके के आदमी है, वो जो एक्शन लेते हैं ना वो तुरंत लेते हैं। राहुल गांधी जी को थोड़ा सा अपना जो उनकी टीम है, चाहे वो सोशल मीडिया वाली हो या कैसी भी हो, वो डेवलप करनी चाहिए। प्रियंका गांधी जी अपनी दादी की छवि पे है और वो आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
और बेहतर भी करेंगी। अरविंद केजरीवाल जी केजरीवाल जी की सरकार में हम थे, पार्षद बना था मैं, काम उनके अच्छे थे, बट जो उनकी नीचे की टीम थी वो लॉबी अच्छी नहीं है। और वन एंड ओनली नीतीश कुमार जी। देखिए नीतीश कुमार जी की तो कहता हूँ तो किस्मत लेके पैदा हुए हैं। 10 बार, जब 10वीं बार वो सीएम बने हैं तो मैं तो कहता हूँ बड़े भाग्यशाली हैं जो बिहार जैसी स्टेट में पैदा हुए हैं और वो कुछ कर रहे हैं जब भी वो सीएम बन रहे हैं। एक मैं अपनी ऑडियंस को बोलूँगा, बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है ये, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा निखिल चपराना जी को, इन्होंने अपनी कीमती समय में से अपना टाइम निकाला और हमें दिया, और जनता के उन सवालों को उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है तो एक ले मैन के दिमाग में आते हैं और वो फिर आके चले भी जाते। और हम चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बिठाएं उन लोगों की जिनके पास समाज को ऊपर करने की अथॉरिटी है, और जो एक ले मैन है, उन दोनों पर्सनैलिटीज़ के बीच में, दोनों स्टेटस में एक धागे का काम करें। तो मैं व्यूअर्स से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम और भी ऐसी कॉन्वर्सेशन आप तक पहुँचा पाएँ। इसके साथ मैं निखिल जी का बहुत धन्यवाद करूँगा।